वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सुप्रभात सभी को। एज वी आर लर्निंग अ चैप्टर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चैप्टर है इसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी शांति की, और उसके बाद उसके साथ कैसे पुलिस ने ट्रीट किया, फिर कोर्ट में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। नाउ वी विल स्टार्ट अ सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें हमें आज पढ़ना है कि जो अरेस्टेड व्यक्ति होता है, the person who is being arrested, what are his rights. So as far as the rights of the arrested person are concerned, article 22 of the Indian Constitution guarantees the following rights to an arrested person: the right to be informed at the time of arrest of the offense for which a person is being arrested. जिस समय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, किस क्राइम के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको ये पता होना चाहिए, पुलिस के द्वारा ये बताया जाना चाहिए। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट जज के सामने उसको प्रेजेंट करना है, पुलिस ने प्रोड्यूस करना है। द थर्ड राइट इज द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार शारीरिक या मानसिक उसके साथ, अरेस्टेड व्यक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए अरेस्ट करने के दौरान या जब वो जेल में है या कस्टडी में है। द फोर्थ राइट इज कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, किसी भी व्यक्ति जिस पे आरोप लगा है, पुलिस के सामने दिए गए बयानों को सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। A boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning. सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी 15 साल से नीचे के बच्चे को या महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। उनको तभी पुलिस स्टेशन में बुलाया ले जाया जा सकता है जब उनके खिलाफ कंक्रीट एविडेंस हो, पुख्ता सबूत हो। So all these are rights of an arrested person, because an arrested person is also a human being and he also has the fundamental rights as the other people have in the country. अब बात करेंगे डीके बसु गाइडलाइंस की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है पुलिस और अन्य जो एजेंसीज़ हैं उनको, कि वो अरेस्ट करते समय और इंटेरोगेशन के दौरान क्वेश्चनिंग करते हुए क्या क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करने हैं। लेट्स सी व्हाट आर द गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स। द रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ अ पर्सन आर: the police officials who carry out an arrest or interrogation means questioning, should wear clear, accurate and visible identification and name tags. जो पुलिस ऑफिशियल्स किसी को अरेस्ट कर रहे हैं या किसी को इंटरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उनके जो क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो किस पोस्ट पे है, किस पुलिस स्टेशन से आए हैं। ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियरली विजिबल। द सेकेंड guideline which the police needs to follow is a memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date. जिस समय पुलिस अरेस्ट कर रही है किसी को, उस समय मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर किया जाना चाहिए और उस पर सभी जानकारी अरेस्ट से संबंधित, जैसे कि टाइम एंड डेट एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट शुड बी मेंशन्ड। और क्या कहते हैं डीके बसु गाइडलाइंस? The person arrested, detained or being interrogated has the right to inform a relative, friend or lawyer. जिस व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है या उससे सवाल जवाब किया जा रहा है, उसका अधिकार है कि वो अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या अपने लॉयर को इन्फॉर्मेशन दे सके। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police विद इन 8 to 12 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। जब कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, जिसको क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है, अगर उसके रिलेटिव या फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हैं तो उनको 8 से 12 घंटे के अंदर सूचित किया जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। तो ये थे कुछ अरेस्टेड व्यक्ति के राइट्स, और उसके अलावा जो प्रोसीजर और रूल्स पुलिस को फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग अरेस्ट और इंटरोगेशन ऑफ अ पर्सन,
given by the Supreme Court, also known as the D.K. Basu guidelines. अब कुछ सवाल हैं आपकी किताब में, आपकी जो कहानी थी शांति की और मिस्टर और मिसेस शिंदे की, उससे संबंधित. The first question is, when Shanti was arrested, S.I. Rao detained her brother for 2 days in the lockup. शांति को अरेस्ट किया, उसके बाद S.I. राव ने 2 दिन तक शांति का जो भाई था उसको 2 दिन तक अरेस्ट पे रखा. Was it legal for the police to detain him? क्या पुलिस ने ये लीगली उसको राइट है कि किसी को भी आप 2 दिन तक डिटेन करके रखें? और क्या ये D.K. बसु गाइडलाइंस का उल्लंघन है? बिल्कुल, ये बिल्कुल इलीगल था पुलिस के लिए कि वो 2 दिन तक किसी को अरेस्ट करके रखे, डिटेन करे, और ये D.K. बसु गाइडलाइंस का वायलेशन है. द सेकेंड पार्ट इज, डज S.I. राव डू एनफ टू क्वेश्चन द विटनेस और कलेक्ट एविडेंस बिफोर अरेस्टिंग शांति एंड फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हर? नो. तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि S.I. राव ने क्या प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किया और एविडेंस कलेक्ट किए शांति को अरेस्ट करने से पहले? बिल्कुल नहीं. What else could have been done by S.I. Rao as part of his duty? He could have questioned and given opportunity for Shanti and her brother to prove themselves as innocent, and he must have done more cross questioning from Mr. and Mrs. Shinde. अब आगे बात करेंगे FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर पुलिस टू बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन. FIR जो है या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है. किसी भी क्राइम या उसके इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जो पहला स्टेप है दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. उसके बाद ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है. इट इज़ कंपल्सरी फॉर पुलिस टू रजिस्टर एन FIR इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ये कंपलसरी है पुलिस के लिए कि वो FIR लिखे एक ऐसे ऑफेंस में जिसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी को अरेस्ट करने के लिए. सो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ ऑफेंस इन विच द पुलिस डजंट रिक्वायर द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट अ पर्सन. द FIR कैन बी गिवन टू द पुलिस ओरली और इन राइटिंग. पुलिस को वर्बली या राइटिंग में भी दी जा सकती है FIR. It generally includes the date, time and place of offense and other details. An FIR contains the various details about the offense, where it has happened, when it has happened, the name of the accused, the name of the complainant and their addresses, etc. अब आगे बात करें अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या क्या रोल है, हमने पहले ये जान लिया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो एक ऐसा लॉयर होता है जो स्टेट की या गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है. A public prosecutor represents the state in the court. He starts his work after the police files the charge sheet in the court. उसका काम कब शुरू होता है? जब पुलिस चार्ज शीट फाइल कर देती है. इसका मतलब ये है कि उसका काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है. इन्वेस्टिगेशन करना किसका काम है? पुलिस का. He presents the evidence and witness in detail to the court. जो भी एविडेंस और विटनेस कोर्ट के सामने आते हैं उनकी डिटेलिंग वो कोर्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं ताकि जो एक्यूज है उसको, अगर उसने वो क्राइम किया है तो उसको सज़ा दिलाई जा सके. ये इम्पार्शियल तरीके से बिहेव करते हैं. ही ऑल्सो डू क्वेश्चनिंग एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग ऑफ द विटनेस. क्वेश्चनिंग करते हैं विटनेसेस की और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज? अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है दैट इज़ द जज. सो व्हाट इज़ द रोल और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ जज? द जज एक्ट्स लाइक एन एम्पायर इन अ गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली इन एन ओपन कोर्ट. जैसे एक गेम में रेफरी या अंपायर बिहेव करते हैं दोनों टीमों के बीच में इम्पार्शल तरीके से, उसी तरीके से जज जो दोनों पार्टीज़ हैं जिसने आरोप लगाया है और जिस पर आरोप लगाया गया है उन दोनों के बीच में एक अंपायर की तरह कार्य करते हैं. द जज हेयर्स द विटनेसेस एंड लुक्स एट अदर एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस. तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दो शब्द आपको दिख रहे होंगे. प्रोसिक्यूशन वो होते हैं जो आरोप लगाते हैं और डिफेंस वो लॉयर होते हैं जो अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं. तो आरोपी पक्ष यानी कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष.
The judge decides whether the accused is guilty or innocent on the basis of evidence presented and in accordance with law. तो जज फिर बाद में क्या करता है, जिस प्रकार के एविडेंस उसके सामने आते हैं, जैसे विटनेस के सामने आते हैं, उसके आधार पे ये डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति इनोसेंट है या गिल्टी है. If the accused is convicted, then the judge pronounces the sentence. अगर जज को एविडेंस और विटनेस के आधार पे लगता है कि कोई व्यक्ति दोषी है, तो फिर जज अपना सेंटेंस यानी कि सज़ा सुनाते हैं. He may send the person to jail or impose a fine or both. वो व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में कितने सालों तक, और इसके साथ साथ फाइन भी लगा सकते हैं, या दोनों भी इम्पोज किए जा सकते हैं, फाइन और जेल दोनों, वट एवर द जज डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द लॉ. एंड इफ ही फाइंड्स द एक्यूज इनोसेंट ही विल बी रिलीज विद ड्यू रिस्पेक्ट. और अगर निर्दोष पाया जाता है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाता है. सो नाउ द क्वेश्चन विच वी बिगेन इन द स्टार्टिंग ऑफ अ चैप्टर, व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल. तो इसका आंसर हमें ऑलमोस्ट मिल गया है कि फेयर ट्रायल क्या होता है. शांति के केस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू लाइफ टू ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक, रिलीजियस, कास्ट, सोशल और एनी अदर बैकग्राउंड. द कोर्ट गेव हर चार्जशीट ऑफ द एलिगेशंस अगेंस्ट हर. कोर्ट ने उसको चार्जशीट दी, यानी कि बताया कि उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं. हम शांति के केस के बात कर रहे हैं. शी वॉज गिवन अ लॉयर टू डिफेंड हर केस. वो गरीब थी, फिर भी उसको एक लॉयर दिया गया ताकि वो अपना बचाव कर सके. शी वॉज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हर सेल्फ. उसको समान अवसर दिया गया, उसकी भी बात सुनी गई कि वो निर्दोष क्यों है. The trial was in an open court and all evidences and witnesses were cross examined. ये जो ट्रायल है सीक्रेटली कहीं पर नहीं हुआ, ओपन कोर्ट में हुआ, जिसको कोई भी आके देख सकता है कि कोर्ट में क्या प्रोसीजर चल रहा है, और जो बयान दिए जाते हैं वो सभी लोग उसको सुन सकते हैं. सो इन द केस ऑफ शांति वी कैन से दैट आफ्टर द पुलिस अरेस्टेड हर एंड शी वेंट टू द कोर्ट, देन फ्रॉम देयर शी गॉट अ फेयर ट्रायल. So, I hope you understood the topics well. Now moving on to the assignment part, here we have question number first. What is the role of a public prosecutor? Question number 2. What is the role of a judge? Question number 3. What are the rights of an arrested person? Question number 4. Explain the rules, procedures to be followed by police during arrest, detention or interrogation of a person. I hope you understood today's topics well. If they were informative, please like the video. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have learned today. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos, and do not forget to subscribe my channel for latest informative and educational videos. Thank you and have a nice day.